भारत में कृषि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन हैं। कथन 1 और 2 दोनों को सही उत्तर का बताना है। तो पहला कथन दिए, भारत में कृषि अभी भी कुल रोजगार का काफी बड़ा हिस्सा है। भारत में कृषि पैदावार की अस्थिरता में कोई कमी नहीं आई है। तो इसमें कथन 2 भी दोनों कथन अलग अलग सही है। जो कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में कृषि में निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है। यह किसकी प्रतिक्रिया के कारण हो सकती है? बढ़ती हुई मजदूरियां और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार। सी, एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषम कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंब का प्रतिशत सर्वाधिक है। सी, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। 1 और 3 सही है और 2 बोल रहे देश के कुल कृषि कुटुंबों 60% अधिक ओबीसी के हैं। तो राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत 78.4 है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 42% ओबीसी के हैं। केरल में लगभग 61% कृषि कुटुंबों के अनुसार है उनकी आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इसमें जो दूसरा में दिया है, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी है। तो ये 60% की जगह पे आएगा 45% ओबीसी के हैं। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? डी, भारत का संविधान। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 46वीं प्रविष्टि राज्य सरकारों को कृषि में आयकर लगाने का अधिकार देती है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए में कौन सा कार्य जिम्मेदार है? विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होना। 2 और 3 में उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम होगा। डी, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक हैं और हाल ही के वर्षों में बढ़ती रही हैं क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जाता रहा है। 2, कृषि क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अनभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं। तीसरा, कुल क्षेत्र कृषि जलवायु रूप से विकसित विकास किए जाने के कम अनुकूल है। 1, 2, 3 सही है। सातवां, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावित होती है लैंगिक रूप से बांझ पौधे की उगने की। भारत में विदेशी कंपनियों ने कपास तथा अन्य कृषि पदार्थों के बीज भेजे हैं जिनमें समापक जीन होता है। इन बीजों में एक आनुवंशिक क्रम होता है जो अपने निश्चित समय पर प्रारंभ होकर बीज की प्रजनन क्षमता को ही समाप्त कर देता है। किसान इस बीज का भविष्य में उपयोग नहीं कर सकता और इसे ऊंची कीमत देकर कंपनी से फिर से बीज खरीदने पड़ते हैं। भारत में सभी किसान अपनी पुरानी फसल से नई बीज बनाते हैं। भारत में 4 गन्ने उत्पादक राज्यों घटते क्रम में सही अनुक्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी, वही कथनों पर विचार करें। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकत्र क्षेत्र महाराष्ट्र में है। सही है। भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का अधिकतम क्षेत्र राजस्थान में है। 1 और 3 सही है। और दूसरा में क्या है, भारत में मूंगफली सबसे उत्पादन गुजरात में है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में, आंध्र प्रदेश में है। भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में होता है।
तो मक्का के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है, न कि आंध्र प्रदेश। राजस्थान में बंजर भूमि सबसे अधिक पाया जाता है। 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 3 खाद्यान्नों के प्रापण के संबंध में भारत सरकार ने प्रापण लक्ष्य अपनाया है, न कि मुक्त प्रापण नीति। तीसरा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत वितरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं तथा चावल समान केंद्रीय निर्गम कीमतों यूनिफॉर्म सेंट्रल इश्यू प्राइसेस पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्नों की पैदा करने को अधिमान लेते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। पेड़ों से उत्पन्न बीजों से चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया। 1, 2 और 3 सही है। चौथा, तिलहन की फसलों को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। चौथा गलत है, सस्ता नहीं पड़ता, खर्चीला होता है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति में कौन सा कथन सही है? में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, ये सही है। तीसरा, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 1 और 3 सही है। भारत सरकार कृषि बखतौर खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? सी 1 और 3। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तीसरा, इसमें उसकी मान होता है और यह उच्च गुणवत्ता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार के राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन विनियमित किया गया। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 16 बी, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। 2 सही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का लाभ है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषि के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पादों की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। 1 और 2 दोनों सही है। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रमुख स्रोत हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबीएस और सरकारी धारदाता। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य ऋणदाता हैं प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक,
व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी उधारदाता, निजी पूंजी उधारदाता। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? केरल। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर किससे निर्दिष्ट करता है? जूट। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान में 1869 में लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक फसल का उत्पादन भारत में वर्ष 2004-05 लक्ष्य से अधिक बढ़ गया रहा है, परंतु इसको उगाने वाले किसान देश में प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं? बी, कपास। कपास की उत्पादकता में वृद्धि का लाभ किसानों की बजाय बिचौलिया उठाते हैं। ऋण लेकर किसान उत्पादन में वृद्धि तो अवश्य करते हैं, किंतु उनका लाभ नहीं मिलता। भारत में कृषि के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। सही है। फसल के पैटर्न में धान्य फसल की प्रभाविता है। ये भी सही है। भारतीय कृषि जोत क्षेत्र का औसत आकार अनेक कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है। तीनों कथन सही है। भारतीय कृषि के संबंध में दूसरा एवं तीसरा कथन सही है। भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र नहीं है। आंसर डी दिया गया है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन में पहले वो गलत बता रहे हैं। फसल के पैटर्न में धान फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। जनसंख्या अति दबाव और पर्याप्त भूमि सुधारों के अभाव के कारण भारतीय कृषि जोत क्षेत्र का औसत आकार बहुत छोटा है। भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। विश्व सर्वाधिक फसल क्षेत्र नहीं है। धान फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। भारत में विश्व का सर्वाधिक धान उगाया जाता है, फसल क्षेत्र बोला गया है। तो पहले गलत बता रहे थे, हिसाब से सही आंसर सी होना चाहिए था, लेकिन इसमें डी बताया गया है। आंसर डी लिया गया है, लेकिन एक्सप्लेन में पहले को गलत बता रहे हैं। 2 और 3 सही है। सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ये सहकारी खेती। सहकारी खेती में सदस्य सामूहिक रूप से खेती करते हैं, फलस्वरूप कृषि में उत्पादकता भी ज़्यादा रहती है, परंतु भारत में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण निवेश की कमी, आधुनिक तकनीकी की कमी तथा जौन उपविभाजन और खंड विखंडन है। मिलीजुली खेती से क्या अभिप्राय है? पशुपालन और कृषि करना है। मिलीजुली खेती अर्थात मिश्रित खेती का तात्पर्य कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करना या मिलीजुली खेती कहलाता है। भारतीय कृषि का किसान महत्व स्तर तक नियंत्रित किस कारण संभव नहीं है? ये छोटे जोत क्षेत्र भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक नियंत्रण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र का भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाला किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वर्ष 1966। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम वर्ष 1966 से 67 से प्रारंभ हुआ। इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। जिन फसलों के
जिन फसलों के उत्पादन का उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है उन्हें व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल कहा जाता है। कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू व्यापारिक फसलें हैं। कपास है, गन्ना है, तिलहन है, चाय है, जूट तथा तंबाकू व्यापारिक फसलें हैं। ऐसी को नकदी फसलें भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? चरण सी चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। उनके द्वारा लागू जमींदारी उन्मूलन विधेयक एक कल्याणकारी सिद्धांत का परिचायक था। वर्ष 1954 में पारित उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कार्यक्रम उनके द्वारा किसानों के लिए किए गए श्रेष्ठ कार्यों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसली योजना। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जमींदारी रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी प्रथा विद्यमान थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत की समृद्धि हेतु भूमि सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भूमि सुधार हेतु सरकार ने निम्न कार्य किए। पहला, सहकारी कृषि का शुभारंभ। भू स्वामित्व में सुधार, सिंचाई का विकास, जोतों को चकबंदी, शुष्क कृषि विकास, बीहड़ों को समतल करना, मृदा सर्वेक्षण एवं संरक्षण कार्यक्रम, कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर सूचना प्रदान करती है, जिसका पहली बार प्रकाशन वर्ष 1961 में किया गया था। इसका प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी स्तुति करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न विभाग है, जिसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। यह वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत शामिल कुल 25 फसलों के मूल्यों के निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। वो है केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का शुभारंभ अगस्त 2007 में किया गया। एनएफएसएम का उद्देश्य उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन तथा फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? गेहूं, चावल व दालें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम के अंतर्गत गेहूं, चावल व दलहन को सम्मिलित किया गया है, ताकि खाद्य उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपभोग में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शन किया? तीसरी में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना था। इस योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया तथा किसान तथा कृषि में वृद्धि दर 1% दर्ज की गई। इस ऋणात्मकता का सर्वप्रमुख कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा सूखा पड़ना था। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
बोरलाग ने कृषि विज्ञान में गेहूं की आधुनिक तकनीकें विकसित की, जिसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। इनकी उपलब्धता के लिए वर्ष 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? रफ़ी अहमद किदवई। भारत में हरित क्रांति के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम अय्यर थे। भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? बी. दुग्ध आपूर्ति। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दुग्ध की कमी को दूर करना था। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3 चरणों में संपन्न किया गया। ऑपरेशन फ्लड चरण पहला 1970 से 80 तक, दूसरा 81 से 85 तक, तीसरा 85 से 96 तक। 10 वर्ष चला, 70 से 80 हुआ, 80 से 81 से 85, ये 84 साल हुआ है। 85 से 96 ये 10 साल फिर हुआ। 85 95 96, 70 से 80, 81 से 85, 85 से 96। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करना, भूमि कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में पंजाब राज्य के झेंग से हुई थी। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वाणिज्यिक बैंक। भारत में नाबार्ड के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका योगदान 59.9% है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण जनसंख्या का निर्धन होना भारत में कृषि विकास गति के लिए एक प्रमुख कारण है। कृषि में कार्यरत भारत की अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है। निर्धनता के कारण भारतीय किसान कृषि की आधुनिक मशीनरी आदि से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आधुनिक उपकरण एवं बीज आदि महंगे होते हैं। समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। कृषि मूल्य में स्थिरता कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का वितरण ABC। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं कृषि आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समर्पित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्यों और सार्वजनिक वितरण के लिए लाभ के लिए खाद्यान्नों का भंडारण सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डी 2 और 3 सही है। किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आशय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा बाजार में आने वाली कीमतों के उतार चढ़ाव से किसानों को अप्रभावित करना है।
यह किसान की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। इसका सबसे अधिक लाभ तब होता है जब फसल का बम्पर उत्पादन होता है, जिस कारण से बाजार में फसल का मूल्य गिर जाता है, तो भी सरकार किसान से फसल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदती है। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। विटामिन ए के सुनहरा चावल या गोल्डन चावल ए विटामिन को उपलब्ध कराता है। यह ओराइजा सेटाइवा की एक किस्म है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 2008 ईस्वी। 21 अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह देश में भूमि अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार करने एवं उन्हें अधिक सुलभ बनाने की मांग करता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1950 में मैसूर, कर्नाटक में की गई थी। यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी नार्म की स्थापना वर्ष 1976 में हैदराबाद में की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से की गई थी।